दोस्तों जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। वेलकम टू अकेडमी जियोपॉलिटिक्स। तो आपको पता ही है अकेडमी जियोपॉलिटिक्स में हम डेली जियोपॉलिटिकल अपडेट्स देते हैं और उनके इनसाइट्स भी बताते हैं। आज का जो हमारा लाइव है वो टोटली डेडिकेटेड है टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप। उनकी जो अभी चाइना की विजिट रही है, जो अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले ही कंक्लूड हुई है, जब हम वीडियो बना रहे हैं तो ही इज़ बैक टू वॉशिंगटन। तो अभी वो आए नहीं है, मतलब रास्ते में है। तो उनकी ये जो चाइना की विजिट है 2 दिन की, ये अब कंक्लूड हो चुकी है। तो एग्जैक्टली ये जो विजिट रही ये क्यों रही, इसमें क्या एजेंडा चाइना की तरफ ट्रम्प साहब लेकर गए थे, क्या एजेंडा उन्होंने अचीव करा, जो वो सोच के गए थे क्या वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, वो डिस्कस करेंगे। और चाइना ने एग्जैक्टली क्या एजेंडा यूएसए की तरफ थोपा, क्या वो सक्सेसफुली उन पे थोप पाया, क्या एग्जैक्टली हुआ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब जब ये कंक्लूड हो चुकी है विजिट, क्या दोनों पार्टीज ने अचीव करा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो लाइव है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। करने और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं यही कहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम यहाँ पर जियोपॉलिटिकल अपडेट्स देते हैं और उनके इनसाइट्स भी बताते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो की शुरुआत मैं करने से पहले, अपनी पहली स्लाइड पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ। जब भी दो कंट्रीज आपस में मिलती हैं, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के डेलीगेशंस को अपने लेकर जाती है और उनसे मिलते हैं, तो आपको पता ही है कि ये काफ़ी टाइम पहले से ही सब कुछ प्लान्ड होता है। सारी दोनों कंट्रीज आपस में अच्छे से बात करती हैं, उनके लोग आपस में मिलते हैं, प्री प्लान्ड होता है सब कुछ, और सब मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि भाई ये हम इन चीज़ों पे बात करेंगे, यहाँ पर विजिट करेंगे, ये चीज़ हमारी बात होगी, और एट द एंड ऑफ द डे अगर सब कुछ सही रहा तो हम इन चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। तो आपको पता ही है कि ये वाली मीटिंग काफ़ी टाइम पहले ही हो चुकी थी फाइनल की है। ये ट्रम्प साहब चाइना जाएंगे, ठीक है, जाना मार्च में था 2026 के, लेकिन ड्यू टू ईरान वॉर वो शिफ्ट हो गया मई में, और 13 मई को जाकर फिक्स हुआ, और 13, 14 और 15 3 दिन का ये विजिट रहा। जब ट्रम्प साहब इस मीटिंग के लिए गए थे, या अपने ये जो विजिट पे गए थे, तो उनके एजेंडास क्या थे, वो क्या समझ के गए थे, क्या लेकर गए थे, काफी हद तक तो डेली न्यूज में आ चुका है कि क्या क्या था। उसका मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ, फिर आगे जाकर जब हम स्लाइड्स में जाएंगे तो डिस्कस कर लेंगे। अगर हम ट्रम्प साहब की बात करते हैं तो ट्रम्प साहब के दिमाग में सबसे पहली चीज जो रही, मैंने ये अपने सेकंड पॉइंट में लिखा है, लेकिन सबसे पहली चीज उनके दिमाग में थी मिड टर्म। मिड टर्म के बारे में उन्होंने सबसे पहले अपने दिमाग में लेके चल रहे थे, क्योंकि आपको पता ही है कि मिड टर्म उनके लिए कितना जरूरी है। मैं अपनी सारी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, बार बार बताने का कोई फायदा नहीं। मिड टर्म उनके लिए बहुत जरूरी है जीतना, नहीं तो आपको पता है डेमोक्रेट्स उनको इम्पीच कर देंगे, और इम्पीच करने के बाद उनको जिस तरीके से वो काम अभी कर रहे हैं, उस स्पीड से, उस तरीके से और उस दिल से वो काम उनको करने नहीं देंगे। अगर मिड टर्म जीतना है तो उन्होंने ये जो कांड किया है ईरान वॉर वाला, इस ईरान वॉर में उनको एक बहुत सेफ और रिस्पेक्टेबल एग्जिट चाहिए, जिसकी तलाश में वो मेरे ख्याल से पहले हफ्ते से ही है, मार्च के पहले हफ्ते से ही वो सोच रहे हैं कि भाई मुझे एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट मिल जाए इस वॉर से, कि मैं निकल भी जाऊं और मिड टर्म पे असर ना आए, लोगों में मेरी इज्जत खूब बढ़ जाए। लेकिन हो वो उल्टा ही रहा, बिल्कुल रेटिंग्स गिरती ही जा रही है। तीसरा उनके दिमाग में आया था रेयर अर्थ। जो रेयर अर्थ का कांड खुद ट्रम्प साहब कर बैठे थे चाइना से, चाइना पर 145% का इन्होंने टैरिफ लगा दिया था अभी हाल ही में, जिसकी वजह से उन्होंने चाइना ने रेयर अर्थ का नलका बंद कर दिया था। अब वो टैरिफ उतर कर हो तो 50% पर गया है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से रेयर अर्थ चाइना ने शुरू नहीं करा है। अब रेयर अर्थ की बात को फिर से दोहराया जाएगा इस मीटिंग में, और बोला जाएगा कि भाई आप ये रेयर अर्थ की चीज फिर से शुरू करिए। अगर आप बोलेंगे तो मेरे हिसाब से उनके बीच में ये बात हुई होगी कि भाई हम आपका टैरिफ और भी कम कर देंगे, लेकिन ये रेयर अर्थ का जो नलका आपने पूरी तरीके से खोला नहीं है, वो पहले से प्री लेवल जो पहले हुआ करता था उस लेवल पे खोल दीजिए। लेकिन चाइना ऐसा करेगा, ये बहुत मुश्किल है। क्या बात हुई थी, क्या कंक्लूजन होगी, आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। चौथी है इनकी ट्रेड डील। ट्रेड डील आपको पता ही है बहुत जरूरी है। ये ट्रेड डील भी आप मान के चलिए ये मिड टर्म को जाती है कि अगर कोई अच्छी ट्रेड डील क्रैक कर लेता है चाइना के साथ डोनाल्ड ट्रंप, तो मिड टर्म में उनको बहुत ज्यादा इस चीज का सहारा मिलेगा। तो ये तीनों चीजें हैं जो इनके दिमाग में थी इस वो मीटिंग में जाने से पहले। अब चाइना की अगर हम दूसरी तरफ बात करें, चाइना के दिमाग में ज्यादा कुछ चीजें थी नहीं इनको लेकर। चाइना इज, मतलब मैं सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं बोलूंगा, चाइना को भी सबकी जरूरत है, लेकिन चाइना हमेशा एक अपना अपर हैंड लेके चलता है। चाइना ने सबसे पहले तो ये बोला कि भाई ताइवान,
ताइवान पर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि यूएसए चाह रहा था कि ताइवान पर चाइना बात करे, लेकिन शी जिनपिंग ने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई ताइवान पे मैं कोई बात नहीं करूंगा। ताइवान मेरी, हाँ, चाइना की ही टेरिटरी है, चाइना शुरू से मानता हुआ आया है, चाहे वो इंडिपेंडेंटली डेमोक्रेटिकली चल रहा हो, लेकिन चाइना उस चीज को नहीं मानता, चाइना उसको अपना पार्टी मानता है। तो उसने यूएसए को बोल दिया कि भाई इस चीज पे कोई बात होगी नहीं। दूसरा, सीपीसी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। यूएसए, आपको पता ही है, इनको डेमोक्रेसी का कुछ ज्यादा ही गहरा कीड़ा काटा हुआ है, तो हर जगह पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने का इनको एक अलग सा ही नशा है, ताकि डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए हमेशा बोलते रहते हैं। तो बीच में एक हिंट मिली थी चाइना को कि यूएसए में, जब यूएसए की विजिट होगी, ट्रम्प साहब की विजिट होगी चाइना में, तो वो ये मीडिया में, क्योंकि आपको पता ही है ट्रम्प साहब का थोड़ा सा ढीला हो जाता है, तो मीडिया में उनको हिंट मिली थी कि यार मीडिया के सामने वो बोल सकते हैं कि चाइना शुड ऑल्सो वर्क टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन चाइना, मतलब चाइनीज पार्टी को डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए काम करना शुरू कर देना चाहिए, ऐसी उनको हिंट मिली थी कि ये मीडिया में बोल सकता है। तो उनकी विजिट शुरू होने से पहले ही चाइना ने बोल दिया था कि भाई ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे, इनके तौर तरीके के बारे में आपको कोई बात करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे इंटरनल मैटर हम अपने आप देख लेंगे, आपको उस चीज में कोई बात नहीं करनी है। दैट इज द रेड लाइन जो चाइना ने पहले ड्रॉ कर दी थी। तीसरा, ट्रेड तो था ही था, ट्रेड के बारे में तो आपको पता ही है, चाइना को बहुत जरूरत है ही है ट्रेड की, इसमें कोई नई बात नहीं है। चाइना इज द वर्ल्ड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, तो चाइना को ट्रेड की जरूरत तो है ही है, तो ट्रेड भी उनके दिमाग में था। अब हम चलते हैं आज की पहली स्लाइड की तरफ। पहली स्लाइड में चलेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की विजिट रही है, डोनाल्ड ट्रंप किन किन को अपने साथ लेकर गए हैं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद गए हैं, उनके साथ गए हैं मार्को रूबियो, स्कॉट बेसेंट गए हैं, पीट हेग्सेट गए हैं। ये आपको पता ही, ये तीनों इनके गवर्नमेंट के बंदे हैं, इन तीनों को वो लेकर गए हैं। अब अगर हम बिलियनियर्स को लेकर बात करें कि कौन कौन उनके साथ गया है, ये सारे बिलियनियर्स हैं जो उनके साथ गए हैं। जैसे हम, आपको पता ही, एनवीडिया के ये सीईओ हैं टिम कुक, एप्पल के सीईओ हैं इलॉन मस्क, स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ हैं। अब हम बात करें तो मेटा के सीईओ गए हैं डीना पोवेल, और फिर आपके वीजा के सीईओ गए हैं, मास्टर कार्ड के सीईओ गए हैं, ब्लैक रॉक के सीईओ गए हैं, गोल्डमैन सैशेस के सीईओ गए हैं, और ब्लैक स्टोन के भी गए हैं, सीआरआई के गए हैं, सिस्को के गए हैं, कॉलकॉम के गए हैं। फिर हम बात करें तो माइक्रोन के गए हैं, कोरेंट के गए हैं, जीई एरोस्पेस के गए हैं, एल्यूमिनिया के गए हैं, कारगिल के गए हैं और बोइंग के भी गए हैं। टोटल अगर हम इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो $20 ट्रिलियन की इन लोगों की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिन जिनको अपने साथ डोनाल्ड ट्रंप लेकर गए थे। तो अब मैं आपको एक चीज और बताऊं तो आपको पता ही है, कोई भी कंट्री हो, कोई भी कंट्री हो, चाहे यूएसए हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, छोटी से छोटी कंट्री, बड़ी से बड़ी कंट्री, पाकिस्तान को छोड़ दिए, पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है, और कोई भी कंट्री हो, तो आपको पता ही है वो हमेशा कहीं भी किसी के पास जाएगी तो हमेशा अपर हैंड लेकर जाएगी, कि वो चाहेगी कि यार मेरी ये बात मानी जाए, ये बात मेरी मानी जाए, ये फलानी बात है, मैं चाहता हूं कि सामने वाला मेरी बात वो माने। सामने वाले को अगर बात मनानी है तो आपको पता ही है कि हमेशा गिव एंड टेक होता है, हमेशा आपको पता है शुरू से गिव एंड टेक ही चलता है, कि भाई मैं किसी को कुछ बोलूंगा कि मुझे ये चाहिए, उसके बदले में वो मेरे से कुछ मांगेगा। ठीक है, आप चाइना से ये बोलोगे कि भाई मेरे को फलानी चीज चाहिए, तो चाइना भी तो बोलेगा कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। अब चाइना को देने के लिए, अब आप भी समझ गए हो कि इतने सारे लोगों को, बिलियनर्स को लेकर गया, एंटरप्रेन्योर्स को लेकर गया, सीईओ को लेकर गया, तो किस मानसिकता के साथ ट्रंप साहब गए होंगे। ट्रंप साहब लेकर गए होंगे बिजनेस डील्स, कि भाई इतना, ये फलानी कंपनी आपके यहाँ पर इतना पैसा लगाएगी, ये फलानी कंपनी ये इतना पैसा लगाएगी, ये फलानी कंपनी ये इन्वेस्टमेंट करेगी, ये फैक्ट्री बनाएगी, ये करेगी, वैसे करेगी। तो अब ये आप समझ गए कि ये सबको लेकर क्यों गया था। ये हमेशा बिजनेस के दिमाग से लेकर गया था कि भाई मैं अगर बोलूंगा कि ईरान की तरफ आप अपना, मैं एग्जाम्पल की तरह बात कर रहा हूं, कि आप ईरान को अपना सपोर्ट बंद करें, चाइना को, अगर फॉर एग्जाम्पल ट्रंप साहब ने बोला, फिर ट्रंप साहब बोलेंगे कि इसके बदले मैं क्या काम करूंगा, भाई एप्पल को बोलूंगा कि एक और फैक्ट्री लगा दे फलानी $1 बिलियन की, एक और फैक्ट्री आपके यहाँ पर चालू कर दो। इंडिया से भी, चलो फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो बन रहा है वो भी उठाकर मैं चाइना में शिफ्ट करा दूंगा। फिर आप एग्जाम्पल एक और लेकर चले कि जैसे ट्रंप साहब ने ये बोला होगा कि यार आप एक काम करो, आप ना ताइवान से अपना दिमाग का, जो आपने सोच कर बैठे हो ना कि ताइवान आपका है, तो वो थोड़ा सा दिमाग अपना हल्का करो, ताइवान को आप इंडिपेंडेंटली जीने दो, इसके बदले मैं एक काम करूंगा, आपकी फलानी $1 ट्रिलियन की ये 4-5 इंडस्ट्री को बोलूंगा आपके इन्वेस्टमेंट कर देगा। अब ट्रंप साहब तो है भैया गल्ले पे बैठे हुए धंधेबाज आदमी, आपको पता है ये बिजनेसमैन है, वो गल्ले पे बैठे हैं हमेशा, उनको लगता है कि सब कुछ बिजनेस के नाम पर सब कुछ जायज है, सारी कंट्रियां, हर लोग सब मान जाते हैं। लेकिन चाइना ऐसा नहीं है, ये समझने वाली बात ट्रंप साहब को नहीं आती है। चाइना ने क्या क्या बोल दिया था, मैं आपको अपनी अगली स्लाइड से समझाता हूं।
अब आप ये देखेंगे जब ट्रम्प साहब की विजिट चालू हुई थी ना, तो चाइनीज एम्बेसी इन यूएसए, ये जितने भी मैं आपको ट्वीट्स दिखा रहा हूं, ये चाइनीज एम्बेसी इन यूएसए के ट्वीट्स हैं। विजिट शुरू होने से पहले ही उन्होंने डाल दिया था कि चाइना यूएसए रिलेशंस शुड बी स्ट्रेटेजिक, कंस्ट्रक्टिव एंड स्टेबल। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि भाई इन्हीं 3 चीजों पे हमने बात करनी है। फिर इन्होंने कहा था कि शी हाईलाइट्स कोट ऑन चाइना यूएस रिलेशनशिप, इसमें ये कह रहा है कि पिंग पोंग डिप्लोमेसी होनी चाहिए, कंटिन्यूड पॉजिटिव ट्रेंड इन पब्लिक ओपिनियन, 50,000 5 years इनिशिएटिव और सब्सटेंशियल फ्रेंडली रिलेशंस। इन्होंने कहा है कि द होप ऑफ चाइना यूएस रिलेशनशिप लाइज इन द पीपल, इट्स फाउंडेशन इज इन आवर सोसाइटीज, इट्स फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द यूथ एंड इट्स वैलिडिटी कम्स फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंशियल लेवल्स। अगले में चलते हैं तो उन्होंने कहा है कि ये जब विजिट आपकी शुरू हो चुकी थी, ऑनगोइंग थी ये उसके बाद ये ट्वीट आया। सबसे पहले आया कि द 3 प्रिंसिपल्स फॉर यूएस चाइना रिलेशंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दोनों की आपस में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, दोनों आपस में पीसफुली कोएग्जिस्ट करें, कोई आपस में लड़ाई और विन विन कॉर्पोरेशन, मतलब कहीं जगह पर यूएस जीते, कहीं जगह पर चाइना जीते और विन विन करके ये बात चले। जब ये हवाई जहाज में बैठे थे ट्रम्प साहब, यहां से एक ट्वीट बहुत जरूरी आता है जहां पर लिखा आता है कि द 4 रेड लाइंस इन चाइना एंड यूएस रिलेशनशिप। अब आप इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहला रेड लाइन जो चाइना ने लिख कर दी थी, उन्होंने कहा कि भाई द ताइवान क्वेश्चन, मैं आपको यही बताने वाला था, यही बोल रहा था आपको, द ताइवान क्वेश्चन। अब ट्रम्प साहब सबको गले पे बैठा हुआ समझते हैं। आपको पता ही है कि चाइना बिल्कुल वैसी टेंडेंसी में नहीं है। चाइना ने एक बात बहुत तरीके से समझा दी थी कि ताइवान पर चाइना यूएसए की कोई बात सुनेगा नहीं, कोई बात समझेगा नहीं। जो मेंटालिटी चाइना ताइवान की तरफ रखकर चल रही है, वही मेंटालिटी चाइना रखकर चलेगी। इस चीज पर कोई बात नहीं होगी, कोई बिजनेस डील फाइनल नहीं होगी, किसी भी तरीके का कोई भी, आपको पता ही है कि चीज चाइना नहीं मानेगा ताइवान को लेकर। ये इन्होंने जब यहां से हवाई जहाज उड़ा था आपके ट्रम्प साहब का, तो यूएस में बैठे हुए जो चाइनीज एम्बेसी के लोग हैं, जो यूएस में बैठे हुए चाइनीज एम्बेसी के लोग हैं, उन्होंने ये ट्वीट डाल दिया कि भाई ये 4 आपके रेड लाइंस हैं जिसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि हमारे बीच में कोई बातचीत हो। पहले से ही बोल दिया था, मतलब वहां पर पहुंचा नहीं, ऐसा नहीं कि वहां पर जाकर शी ने बोला हो कि भाई यार अब तुम आ गए हो तो ऐसे, ना 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 ना, हवाई जहाज उड़ा, पहले ही बोल दिया ये 4 रेड लाइन है भाई, इस पे बात मत करियो। अगर तू कुछ चाहता है, कुछ बातचीत होनी चाहता है, तो ये चीज पे बात मत करिए। ये पहले ही इनको बोल दिया गया। अब अगर हम अगले पॉइंट पर आए, जो उन्होंने बोला कि उस चीज पे फॉलो करना है, द डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। मैं कह रहा हूं ना, वो डेमोक्रेसी का जो कीड़ा हर समय यूएसए को काटता रहता है, हर जगह डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हर जगह डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो भाई चाइना ने बोल दिया भाई डेमोक्रेसी का कीड़ा जो है ना वो अपने पास ही रखो, वो कीड़ा हम तक मत आने दो। आपको काटे, जहां मर्जी काटे, जितना मर्जी काटे, वो आप देखो, हमको मतलब नहीं है। हमको कोई डेमोक्रेसी का ज्ञान ना दीजिए। हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। ह्यूमन राइट हम अपने आप देख लेंगे। तीसरा है पार्ट्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम, वही मैंने सीपीसी की बात करी। पार्ट्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम, क्या पॉलिटिकल सिस्टम चाइना में चलता है, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। यूएसए के ज्ञान की हमको जरूरत नहीं है। चौथा पॉइंट आता है चाइना डेवलपमेंट राइट। चाइना की जो डेवलपमेंट राइट है वो चाइना हमेशा प्रैक्टिस करता रहेगा। चाइना के लिए चाइना इज नंबर 1, उसके बाद कुछ आता है तो चाइना जैसे डेवलपमेंट कर रहा है वैसे करता रहेगा। हमेशा चाइना फर्स्ट पॉलिसी से चाइना चलता रहे कि चाइना नंबर 1 है, चाइना ही हमेशा चलता रहेगा। तो ये 4 पॉइंट्स इन्होंने पहले ही डाल दिए थे कि भाई आप लोग इस चीज में आना मत, हम इस चीज में मानेंगे नहीं। और उसी के हिसाब से ही ट्रम्प साहब आगे बातचीत कर रहे थे। अब आगे क्या बातचीत हुई उस पर हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी है हैंडशेक्स एंड वार्निंग्स इनसाइड शी जिनपिंग्स ग्रैंड रीसेट फॉर ट्रम्प इन बीजिंग। ट्रम्प शी बीजिंग focused on Taiwan tensions, trade disputes and efforts to reset relations between the world's 2 largest economies. सबसे पहला तो है ट्रेड एंड टैरिफ्स। ट्रेड एंड टैरिफ्स की बात करें तो ट्रम्प एंड शी डिस्कस ट्रेड ड्यूरिंग बायलैटरल टॉक्स विद द चाइनीज प्रेसिडेंट, saying Beijing's door to opportunity will open wider. However, there is no clarity about what statement meant. The Trump administration is hoping to set up board of trade with China in order to manage trade disagreements between the two nations. ताइवान की वार्निंग मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शी जिनपिंग ऑन थर्सडे वार्नड ट्रम्प ऑफ clashes and conflicts with America over Taiwan if the issue is not handled properly, and the Chinese president said Taiwan was the most important issue in China-US relationships. The Taiwanese government claimed that the governing island is a sovereign state, for Beijing claims there is only one China and that China and Taiwan is part of that China. She told Trump that if Taiwan issue is handled properly, the bilateral relation will enjoy overall stability. Otherwise, the two countries would
will have clashes and even putting the entire relation in the journey jeopardy, Chinese Foreign Minister spokesperson Mao Ning said. However, US Secretary of State Marco Rubio told NBC that America's position on Taiwan was unchanged. They always raise it on the other side. We always make clear our position and we move on with the other topic, Rubio said. तीसरा आता है Iran and Strait of Hormuz. The US-Israel war in the Iran, which entered the 76th day on Thursday, also featured in talks between Trump and Xi, and the two leaders in a joint communique agreed that the Strait of Hormuz, which deals with the passage of 20% global supply, should remain open, and that China should not have nuclear weapon, and that Iran should not have nuclear weapon. As per the White House readout, the US and China had agreed that the Strait of Hormuz must remain open to support the free flow of energy, and Xi had showed interest in Beijing could purchase US oil in order to lower the dependency on Strait of Hormuz. However, China communique of the part buying more US oil, China decreasing the dependency on Iran was missing. अब क्या हुआ, इनके बीच में ये ट्रेड एंड टैरिफ की बात हुई, ताइवान के ऊपर हुई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बारे में बात हुई. जब इनकी एनर्जी के ऊपर बात हुई तो चाइना ने ट्रेड के ऊपर जब बात करी, चाइना ने ये कहा कि भाई हम आपके साथ पूरी तरीके से व्यापार करने को तैयार हैं और हम पहले से ज्यादा अपना दरवाजा बड़ा खोलेंगे. इसका स्टेटमेंट का एग्जैक्ट अंदाजा इन लोगों को क्या नहीं लगा कि क्या बोलना चाह रहा था शी, लेकिन मेरे हिसाब से यही है कि हम दरवाजा और बड़ा खोलेंगे, मतलब और ज्यादा ट्रेड करने को हम यूएसए के साथ तैयार हैं. इसमें इंपोर्ट भी हो सकता है और एक्सपोर्ट भी हो सकता है. दूसरी चीज ताइवान के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ताइवान के ऊपर चाइना इज वेरी सेंसिटिव. चाइना ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया है कि भाई अगर आप चाहते हो कि यूएस और चाइना के बीच में रिलेशनशिप्स अच्छे रहें तो आपको ताइवान के इशू को अलग रखना पड़ेगा. अलग मतलब बिल्कुल बंद करना पड़ेगा उस चीज पे बात करना. ताइवान पर जैसे भी थिंकिंग अभी इस टाइम चाइना की है वही थिंकिंग चाइना परसिस्ट करेगा और उसी थिंकिंग को भी पूरी दुनिया को अडॉप्ट करना पड़ेगा चाइना की थिंकिंग के इर्द गिर्द ही. अगर आप उस चीज से अपनी कोई भी थिंकिंग अलग रखोगे तो चाइना के साथ ट्रेड पॉसिबल नहीं, ना बातचीत पॉसिबल. ये वो हर कंट्री के साथ करता है, यूएसए इस चीज में कोई नया नहीं है, लेकिन क्योंकि यूएसए ताइवान पे अपनी प्रोटेक्शन अलग से रखता है तो इसलिए चाइना का यूएसए पे तंज थोड़ा ज्यादा रहता है. तीसरी बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और ईरान की आई तो ऐसा स्टेटमेंट ट्रंप की आई है और यूएसए की आई है, चाइनीज की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है. लेकिन ट्रंप के हिसाब से ये कहना है कि चाइना भी यही कहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से एनर्जी का फ्री फ्लो रुकना नहीं चाहिए. ये बहुत जरूरी बात है, ये तो सबके लिए जरूरी बात है, चाइना के लिए भी जरूरी बात है क्योंकि ईरान का 90% तेल चाइना ही खरीदता है. इसमें कोई गलत बात नहीं है. ये बात हो सकती है कि उसने कही हो, लेकिन अभी चाइना की तरफ से क्योंकि कोई स्टेटमेंट नहीं आया है हमको अभी इस चीज में क्लियर नहीं है. बाकी मार्को रूबियो का यह कहना है कि ताइवान के ऊपर यूएसए का स्टेटमेंट बिल्कुल वैसा ही है जो पहले हुआ करता था. आज भी यूएसए उसी स्टैंड के साथ क्लियर है, लेकिन चाइना का क्या है इस चीज पे मार्को रूबियो ने कोई बात नहीं करी है. अगली स्लाइड में मैं आपको ये दिखाता हूं कि भाई हमारे ट्रम्प साहब ने क्या ट्वीट डाला है, क्योंकि ट्वीट का उनको कुछ ज्यादा शौक है थोड़ा. when president Xi very elegantly referred to the United States as perhaps being declining nation, he was referring to the tremendous damage we suffered during the 4 years of sleepy Joe Biden and Biden administration. And on that score, he was 100% correct. Our country suffered immensely with open borders, high taxes, transgender of everybody, men in women's sports, DEI, horrible trade deals, rampant crime and so much more. ये पहला तो सबसे पहले तो इन्होंने जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से उनकी बेइज्जती करी, लेकिन वो ये नहीं समझते कि इस बेइज्जती के साथ साथ वो यूएसए को भी कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. एक तो ट्रम्प साहब की सबसे बड़ी दिक्कत है, ट्रम्प साहब दूसरों को बदनाम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं. उनको उस चीज से कोई मतलब नहीं होता कि भाई उनकी खुद की कंट्री की भी बदनामी हो रही है. यही टेंडेंसी के साथ हमारा ऑपोजिशन भी चलता है. ऑपोजिशन हमारा भी बिल्कुल ऐसा ही है. उनको कोई मतलब नहीं कि भारत की मोदी को गाली देने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, चाहे उसके लिए वो भारत को ही गाली क्यों ना दे रहे हो. ये ट्वीट उसी का एक आपका मान के चलिए एग्जाम्पल है. जब आप अपनी कंट्री को गाली देना शुरू कर दे इररिस्पेक्टिवली ऑफ कि आपको ये समझना है कि आप किसके लिए बोल रहे हैं और उसकी वजह से इफेक्ट किस पे आ रहा है, तो ऐसा ही होता है बिल्कुल. ये मैं मानता हूं कि ये बहुत बेकार चीज है. ट्रम्प इस चीज को समझ नहीं रहा है, ना हमारा ऑपोजिशन इस चीज को समझता है, बट अपनी कंट्री को गाली आप इसकी वजह से दे रहे हैं. अब आप ये कह रहे हैं कि हमारी कंट्री जो बाइडन के सफर करती रही और उसकी वजह से वहां पर बेकार ट्रांसजेंडर्स आ गए और ये आ गए वो आ गए फलानी ढमकानी, सारी बात ठीक है, लेकिन आप एट एंड ऑफ द डे गाली यूएसए को दे रहे हैं. और आप ये भी बोल रहे हैं कि चाइना ने खुद बोला था कि हमारी कंट्री बेकार है और आप उस चीज को सपोर्ट भी कर रहे हैं. चाहे
आप सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि आपको जो बाइडन को गाली देनी है, लेकिन आप बदनाम तो अपनी कंट्री को कर रहे हैं ना। तो ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, ना हमको, मेरे को इसकी पसंद आई, ना हमारे ऑपोजिशन की पसंद आती है। आगे हम इस चीज पे चलते हैं तो ट्रम्प साहब ये कहते हैं, आगे ट्रम्प साहब कहते हैं कि प्रेसिडेंट शी वॉज नॉट रेफरिंग टू द इनक्रेडिबल राइज that the United States had displayed to the world during the 16 spectacular months of Trump administration, which includes all-time highest stock market, 401k military victory, and thriving relationship with Venezuela, the military decimation of Iran to be continued, strongest military on the earth by far, economic powerhouse again, with a record of $18 trillion being invested into United States by other, best US job market in the history, with more people working in the United States right now than ever before, ending country, destroying DEI, and so many other things that it would be impossible to readily list it. In fact, President Xi congratulated me on so many tremendous successes in such a short period of time. 2 years ago, we were in fact nation in decline on that. I fully agree with President Xi, but now the United States is the hottest nation anywhere in the world, and hopefully our relationship with China will be stronger and better than before. 2 साल पहले खुद कह रहा है कि भाई हम बहुत डिक्लाइनिंग पोजीशन पे थे और आज हम सबसे हॉटेस्ट कंट्री हैं इन द वर्ल्ड। अब वही बात मैंने कहा कि अपनी कंट्री को बदनाम करना, चलो आप अपनी कंट्री के बारे में बोलो जो बोलना है, वो हम उस चीज में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप दूसरे के लीडर को कोट कर रहे हो कि उसने आपकी कंट्री के बारे में ऐसा बोला था, और आप उसको बता रहे हो कि हाँ भाई उसने मेरी कंट्री के बारे में ऐसा बोला था, लेकिन वो इसके लिए नहीं बोला था, वो बोला था कि जो मेरे से पहले जो प्रेसिडेंट था उसकी वजह से बोला था। भाई आप अपनी कंट्री को तो बदनाम कर रहे हो ना, दूसरे के मुंह से बदनाम तो करवा रहे हो ना। और शी ने ऐसी कोई भी स्टेटमेंट कभी भी, आपको पता है शी जिनपिंग हो चाहे व्लादिमीर पुतिन हो, वो कभी भी ऐसी किसी कंट्री को डेसिमेट नहीं करते हैं लाइव ऑन टेलीविजन। ट्रम्प साहब की तरह नहीं होता है कि 4 बार आप न्यूज में आते हो, 10 आप ट्वीट डालते हो, 3 आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो एक दिन में ही, आपको हर समय ही मीडिया के आगे रहना है, कैमरे के आगे आपको रहना जरूरी है। शी जिनपिंग एंड व्लादिमीर पुतिन डज नॉट वर्क लाइक दैट, आप सबको पता है ये चीज। तो आप अपने मुंह से ही अपनी कंट्री की बदनामी कर रहे हो, चाहे आप बदनामी एग्जैक्टली कर किसी लीडर की रहे हो, उसकी वजह से हो आपकी कंट्री की बदनामी रही है। एट द एंड ऑफ द डे बात यही है। अगले उस पे आते हैं, अगली स्लाइड पर कि क्या है। अगली स्लाइड ये IISS की है, न्यूज है। ये बता रहा है कि चाइना डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट ऑफ इंटरनेशनल क्राइसिस इन द रिसेंट ईयर्स हैव फीचर्ड की चेंजेस इन लैंग्वेज एंड एम्फेसिस। इट्स इनिशियल रिस्पॉन्स टू US Israel वॉर अगेंस्ट ईरान was less strident in its condemnation of US and Israeli actions compared to previous conflicts and military investigations such as the United States capture of Nicolas Maduro. तो ये एग्जैक्टली क्या क्या बता रहा है, मैं आपको उसकी एक बार हिंट देता हूँ। ये पूरा चार्ट एक बार मैं आपको समझाता हूँ। IISS का ये कहना है कि जब इजराइल हमास की वॉर हुई, या फिर ईरान इजराइल की वॉर जो 2025 वाली हुई, या फिर कंबोडियन आर्म कॉन्फ्लिक्ट हुआ, या फिर सेकेंड राउंड और फर्स्ट राउंड हुआ, या फिर निकोलस मदुरो का जब कैप्चर हुआ, और जब इजराइल US की वॉर अभी 2026 की हुई है, चाइना के इन सब के जो रिएक्शन थे और चाइना का जो 2026 वाले इजराइल और ईरान का वॉर का रिएक्शन था वो बहुत अलग था। अगर आप इसमें देखोगे कि डे 1 पर कैसा, पहले दिन तो जब इजराइल हमास की वॉर हो रही थी, पहले दिन तो कोई कमेंट आया नहीं, सेकेंड डे पे आया, थर्ड डे पे आया, डीपली कंसर्न, स्टॉप मिलिट्री एक्शन, और डीपली सैडेंड तीसरे दिन पे। जब ईरान इजराइल की 2025 की वॉर हुई उसमें आया था पे क्लोज अटेंशन, फिर दूसरे में कोई स्टेटमेंट नहीं, तीसरे में कोई स्टेटमेंट नहीं। थाई कंबोडियन की जो वॉर हुई तो डीपली कंसर्न आया, दूसरे दिन कोई स्टेटमेंट नहीं, तीसरे दिन कोई स्टेटमेंट नहीं। कंबोडियन आर्म कॉन्फ्लिक्ट आया, पहले दिन कोई स्टेटमेंट नहीं, दूसरे दिन कोई स्टेटमेंट, तीसरे दिन में जाकर आया कि डीपली कंसर्न है। अब आप इसमें आइए, निकोलस मदुरो का जब कैप्चर हुआ तो सबसे पहले दिन आया कि डीपली शॉक, स्ट्रांगली कंडेम्स और एक्शन और वायलेंट एक्शन करा है आपने, ये बोला गया। दूसरे दिन में इन्होंने कहा कि सीरियस कंसर्न लिया, स्टॉप मिलिट्री एक्शन करा, और तीसरे दिन में कोई कमेंट नहीं। लेकिन जब इजराइल और ईरान की वॉर 2026 वाली आई उसमें इन्होंने हाईली कंसर्न, स्टॉप मिलिट्री एक्शन करा, दूसरे दिन फॉर्मली कंसर्न, तीसरे दिन डीपली कंसर्न। मतलब कि जब भी चाइना ने रिएक्ट करा है यूएसए के किसी भी एक्ट को लेकर, वो इस 2026 वाले में इनका काफी कम रिएक्शन रहा है। China expressed its serious concern, stronger formulation than when it was stated it was highly concerned. On day 1, US-Israel war against Iran and deeply concerned. Day 2 of Israel-Iran war. ये पूरे चाइना के जितने भी रिएक्शन रहते हैं उनको ये डिकोड करते हैं और नोट करते हैं कि चाइना कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा है, कि कैसे कैसी सिचुएशन में चाइना ने कब कब यूएसए के स्टेटमेंट्स पे रिएक्ट करा। अब एट द एंड ऑफ द डे
हम ये देखेंगे आप कि हम हमने पूरा सिनेरियो देख लिया कि ट्रम्प साहब ने ये विजिट शुरू करी, क्या क्या उन्होंने अपने दिमाग में रखा था, क्या वो सोच के गए थे कि क्या क्या हम इस मीटिंग से, इस विजिट से अचीव करेंगे चाइना के साथ। चाइना ने अपने सारी चीजें क्लियर कर दी थी यूएसए के साथ कि क्या क्या आप हम लोग बात कर सकते हैं और कौन सी ऐसी रेड लाइन है जिसको हम पार करके कोई बातचीत यूएसए के साथ या किसी के साथ भी नहीं करेंगे। ये मैंने आपको दोनों सिनेरियो इसमें समझा दिए। लेकिन अब इस विजिट से क्या निष्कर्ष निकला, मेरी आखिरी स्लाइड में वो है। सारा निष्कर्ष इस स्लाइड में आ गया है। देखो क्या ट्रेड डील फाइनल होगी, क्या साइन होगा, वो तो देखो लेटर स्टेज पे पता लगेगा, करीब 2 दिन 4 दिन हफ्ते बाद 10 दिन बाद पता लगेगा। लेकिन अभी एग्जैक्टली क्या क्या निकल के आया है वो सारा मेरी आखिरी स्लाइड पर है। इस पे हम जरा चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इस विजिट से निकल कर आया है। ट्रंप लीव्स बीजिंग विथ फ्यू विंस बट वार्म वर्ड्स फ्रॉम शी जिनपिंग। चाइना ऑफर्स नो क्लियर हेल्प ऑन ईरान वॉर। जो ये सोच के चल रहे थे कि शायद चाइना मान जाएगा कि ईरान को सपोर्ट देना बंद कर देगा, लेकिन चाइना ने मना कर दिया कि कोई क्लियर सिग्नल इस चीज का दिया नहीं। यूएस ऑफिशियल्स टॉट डील ऑन फार्म गुड्स डिटेल्स कांट, बोइंग शेयर स्लम्प आफ्टर ऑर्डर मिस एक्सपेक्टेशंस, और शी जिनपिंग इशू स्पार्क वार्निंग ऑन ताइवान इन क्लोज डोर टॉक्स। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अच्छा, एक इनकी बात और हो रही थी कि ट्रंप ने या उनके एडमिनिस्ट्रेशन के किसी बंदे ने अफवाह उड़ा दी कि चाइना जो है ना 200 बोइंग जहाज का ऑर्डर दे रहा है इस मीटिंग में। लेकिन ऐसी कोई मीटिंग में बात उठी नहीं, ना चाइना की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं, तो इसलिए बोइंग का जो शेयर है वो धड़ल्ले से नीचे गिर गया। एक तो यूएसए की थोड़ी आदत भी आपको पता है, ये थोड़ी ज्यादा ही आदत खराब है, थोड़ी क्या ज्यादा ही खराब है, कि बातचीत होती नहीं है। वो ये समझते हैं कि पुराना जमाना है भाई, और पब्लिक में अफवाह उड़ा दो, अफवाह से क्या होगा, सामने वाला प्रेशर में आ जाएगा और डील कर लेगा। भाई आजकल वो जमाना नहीं रहा है। अफवाह उड़ाने से आप ही की इज्जत खराब होती है अगर वो डील फाइनल नहीं होती, जो कि अभी हो चुकी है। अब आप ये बिल्कुल जीतता जागता एग्जांपल है। कल अफवाह उड़ाई थी कि 200 बोइंग जहाज चाइना बुक कर रहा है, चाइना की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, ट्रम्प साहब अपना वापस निकल गए, बोइंग के शेयर गिर गए। तो इससे पता लगता है कि अब वो पुराने वाला जमाना नहीं रहा है। US President Donald Trump left China on Friday with no major breakthroughs on trade or tangible help from Beijing to end the Iran war, despite 2 days spent heaping to praise on its host Xi Jinping. Trump visit to America's main strategic and economic rival, the first by US president since his last trip in 2017, had aimed for tangible result to beef up its singing approval ratings ahead of crucial midterm elections. Midterm आपको मैंने बताया था कि उसके दिमाग में घूम ही रहा है। उसके बाद ये कहता है कि जस्ट बिफोर द लीडर मेट फॉर द टी ऑन फ्राइडे, चाइना फॉरेन मिनिस्टर इशूड अ ब्लंट स्टेटमेंट आउटलाइनिंग इट्स फ्रस्ट्रेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल वॉर विद ईरान। दिस कॉन्फ्लिक्ट which should never have happened has no reason to continue, the minister said, adding that China supported efforts to reach a peace deal in a war that had disrupted energy supplies and the global economy. Trump said the leaders had discussed Iran very similarly, though she did not comment. अब वो ट्रम्प साहब तो ये सोच के चले थे कि भाई शी जिनपिंग तो भाई हमारी बात मानेगा और ईरान वॉर को खत्म करने में हमारी पूरी मदद करेगा, लेकिन शी जिनपिंग ने ईरान वॉर के लिए कोई बात करी नहीं। सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूं कि ईरान वॉर में आपको पता ही है ईरान को सपोर्ट करने वाली 2 ही कंट्रीज हैं और वो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। सबसे पहला है रशिया, दूसरा है चाइना। रशिया का सपोर्ट करने का एक ही मकसद है कि वो यूएसए को कमजोर करना चाहता है, इसलिए ट्रंप ईरान को सपोर्ट करता है। लेकिन रशिया को कोई सामान वामान तो चाहिए नहीं, क्योंकि ईरान देता ही क्या एग्जैक्टली, ऑयल ही देता है। ऑयल के अलावा ईरान के पास कुछ नहीं है, ना तो वो कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, ना तो कोई वॉशिंग मशीन बना रहा है, ना कोई ट्यूबलाइट बनाता है। भाई उसके पास ऑयल है, वो ऑयल ही बेचता है। रशिया को ऑयल की कोई जरूरत नहीं है, रशिया का एम्पल अमाउंट ऑफ ऑयल खुद का है। रशिया का सपोर्ट करने का सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि 2 मकसद है बेसिकली। एक तो ईरान ने सपोर्ट किया था, ड्रोन दिए थे जब इनकी यूक्रेन के साथ वॉर जस्ट शुरू हुई थी, तो इनको ड्रोन दिए थे, तो इसलिए रशिया की मदद ईरान ने करी थी, तो ईरान वापसी मदद ईरान ने रशिया की मदद करी, तो रशिया वापस मदद ईरान की कर रहा है। दूसरी है कि वो थोड़ा सा चाहता है कि ये वॉर कंटिन्यू चलती रहे, तो यूएसए अपना सपोर्ट यूक्रेन से खींच ले। इस वजह से भी वो चाहता है कि ये वॉर थोड़ी चलती रहे, यूएसए अपना सपोर्ट और ज्यादा यूक्रेन से खींच ले, और यूक्रेन थोड़ा कमजोर हो तो मैं अपनी वॉर खत्म कर सकूं। ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट है। अब अगर हम चाइना पर आते हैं, चाइना के पास तो भाई एक ही चीज है भाई, ऑयल। क्योंकि 90% ऑयल चाइना का, ईरान का चाइना ले जाता है, तो चाइना को जब तक तेल मिलता रहेगा ईरान से, चाइना उसको सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन जैसे ही तेल मिलना बंद हो जाएगा, आपको पता है ईरान का सपोर्ट चाइना कर देगा पूरी तरीके से बंद। इसलिए भी इसलिए भी इसलिए भी चाइना चाहता है कि भाई ये वॉर या तो बंद हो जाए, जिससे मेरी ऑयल की सप्लाई वापस शुरू हो जाए, या फिर ईरान भी ये चाहता है कि या तो मेरा जो ये ब्लॉकेड है यूएसए का वो हट जाए। ब्लॉकेड यूएसए का हटेगा
जब तो फिर ऑयल वापस चाइना में फ्लो हो पाएगा और चाइना से ईरान को मदद वापस फ्लो हो पाएगी, वाइस वर्सा चलता रहेगा। लेकिन अगर चाइना को तेल नहीं मिला तो वो ईरान को किसी तरीके को सपोर्ट नहीं देगा। आपको पता ही है, आप हवाई जहाज तो बना सकते हो, लेकिन हवाई जहाज बनाने के लिए कंपोनेंट्स चाहिए, वो चाइना से आते हैं। आप ड्रोन बना सकते हो, ड्रोन के कंपोनेंट चाइना से आते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स के कंपोनेंट प्लस इंटेलिजेंस रशिया और चाइना दोनों मिलकर दे रहा है, लेकिन उसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है, तो चाइना की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बात ईरान अच्छे से समझता है, इसलिए भी वो कह रहा है कि भाई मुझे चाइना का सपोर्ट बहुत जरूरी है और ब्लॉकेड इसलिए यूएसए का हटाना बहुत जरूरी है। अब अगर हम आगे चलते हैं इस स्लाइड में, अगर ये कहता है कि यूएस ऑफिशियल सेड दे हैड आल्सो एग्रीड डील्स टू सेल फार्म गुड्स एंड मेड प्रोग्रेस गेटिंग अप टू mechanism to manage future trade with both sides expected to identify 30 billion of non-sensitive goods. There was scant of details of the deals. However, no sign of breakthrough on selling Nvidia's advanced H200 AI chips to China despite CEO Jason Hung dramatic last-minute addition to the trip. Trump told Fox News that China had agreed to order 200 Boeing planes, its first purchase of US trade commercial jets in heavier decade, but that was roughly expected by markets and Boeing share fell more than 4%. कोई expectations आई नहीं, तो इनके शेयर 4% के आसपास गिर गए। अब मैं आपको दो चीजें इसमें बताता हूं। सबसे बड़ी बात, इसमें दो कंपनीज का जिक्र बहुत ज्यादा हुआ। एक हुआ बोइंग, दूसरा हुआ एनवीडिया। बोइंग की तो आपको बता ही दिया कि बोइंग 200 जहाज इन्होंने बोले थे, लेकिन कोई पुख्ता खबर नहीं आई, तो इसके 4% शेयर गिर गए। अब एनवीडिया पे आते हैं। एनवीडिया का जो सीईओ का जाना लास्ट मिनट पे फाइनल हुआ कि एनवीडिया के सीईओ भी जाएंगे। पहले फाइनल नहीं था, बाद में हुआ, लास्ट मिनट में हुआ। एनवीडिया का जाना क्यों इतना जरूरी था, मैं आपको बताता हूं। आज से मेरे ख्याल से 5 या 6 साल पहले, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, मैं हो सकता है गलत भी हूं, लेकिन मेरा फिगर बिल्कुल सही है जो मैं परसेंटेज बताने वाला हूं। एनवीडिया पहले 93% का मार्केट शेयर रखता था। जो एआई चिप्स जाती है ना चाइना को, 93% का माल एनवीडिया चाइना को बेचा करता था। 93%, 5 से 6 साल हो सकता है, वो आप एक बार नेट पे चेक कर लेना, मैं भी एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, बट ये 93% का फिगर बिल्कुल सही है। 93% एआई चिप जो चाइना में जाती थी वो एनवीडिया की जाती थी पहले। आज के टाइम आप गेस करिए कि कितना जाता होगा, गेस करिए, बताऊं कितना जाता है आज के टाइम पे? केवल 0%। 0% एआई चिप लेता है अब एनवीडिया से चाइना। सब कुछ इन हाउस कर दिया चाइना ने, सब कुछ इन हाउस कर दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। अमेरिका की डिपेंडेंसी एआई चिप्स पे छोड़ ही दी बिल्कुल। उनकी खुद की कंपनीज हैं जो एआई चिप्स बनाती हैं। सबसे बड़ी बात, एनवीडिया को एआई चिप्स अब वो लेता ही नहीं है, 0% कर दिया। इस वजह से भी एनवीडिया का जाना बहुत जरूरी था। एनवीडिया को यह लगा कि क्या पता मेरी चाइना के साथ कोई डील ट्रम्प साहब क्रैक करवा देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, चाइना माना ही नहीं। फिलहाल तो यही आ रहा है कि चाइना माना नहीं, और मुझे भी लगता है कि चाइना मानेगा भी नहीं इसके लिए। यहां से डील फिक्स हुई थी कि भाई एनवीडिया देने को तैयार है। भाई आप तो देने को तैयार हो, चाइना लेने को तो तैयार हो आपकी चिप। चाइना तो अपनी ही चिप बनाने को रेडी बैठा है। वो तो ताइवान के साथ डील करे टीएसएमसी से, और वो कह रहा है कि भाई हम दोनों मिलकर काम कर लेंगे, तुम्हें रहने दो। अब बताइए, आप यहां पर ढिंडोरा पीट रहे हैं, एनवीडिया के सीईओ को लास्ट मोमेंट में ले जा रहे हैं, और आपकी तो डील ही फाइनल नहीं हुई। अगले में कहता है कि ट्रंप ऑल्सो लेफ्ट विदाउट ऑफिशियल रेजोल्यूशन टू द रेयर अर्थ सप्लाई प्रॉब्लम दैट हैज डॉज्ड टाइज बिटवीन चाइना imposed export controls on the vital mineral in response to the Trump tariff in April 2025. The two-day summit coverage, Chinese state media did not mention the issue once. While the leaders struck a truce last October for Washington to lower tariff in exchange for China keeping rare earth flowing, Beijing controls have caused shortage of US chip makers and aerospace companies. अब रेयर अर्थ की सबसे बड़ी मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं क्या है। रेयर अर्थ का जो मिनरल्स होते हैं ना, दैट मिनरल्स आर नॉट रेयर। मिनरल्स रेयर नहीं है, रेयर अर्थ उनका नाम है, मिनरल्स आर एंड रेयर, देयर प्रोसेसिंग एंड प्यूरिफिकेशन, दैट इज व्हाट इज रेयर। रेयर अर्थ तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। रेयर अर्थ के जो आपके जो जो वो होते हैं ना, आपके जो रेयर अर्थ जितने भी आप मान के चलिए मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल जितने भी हैं, वो कहीं भी मिल जाएंगे। मतलब एग्जैक्टली कहीं नहीं मिल जाएंगे, लेकिन काफी कंट्रीज में मिल जाते हैं। लेकिन उनकी जो प्रोसेसिंग है और उनकी जो प्यूरिफिकेशन है,
ये इस पे है चाइना का कंट्रोल 90% के आसपास। 90% इसका जो कंट्रोल है वो चाइना के पास है और वही उसका सबसे बड़ा लेवरेज है ओवर यूएसए। लास्ट मंथ पे चाइना पे इन्होंने लगा दिया था 145% ऑफ टैरिफ, जिसकी वजह से चाइना ने क्या करा, अपना रेयर अर्थ यूएसए को बंद कर दिया। उसने अपना टैरिफ तो 45 से कर दिया 50%, और चाइना ने भी अपना रेयर अर्थ की सप्लाई चालू कर दी। लेकिन उस सप्लाई को चालू करने, बंद करने से लेके चालू करने के बीच में जो सप्लाई के बीच में हॉल्टेशन आई थी ना, आज तक उससे यूएसए जूझ रहा है। आज तक उसकी कंपनियां जूझ रही हैं, जिसकी बात करने ही आया था, लेकिन इसके ऊपर भी कोई डील नहीं हुई। अगले उस पे आते हैं कि स्टार्क वार्निंग ऑन ताइवान। ये मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं। शी रिमार्क्स टू ट्रम्प दैट मिस हैंडलिंग ताइवान द डेमोक्रेटिकली गवर्न आइलैंड बीजिंग क्लेम्स कुड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, डिलीवर्ड अ शार्प इफ unprecedented warning during the summit that otherwise appeared friendly and relaxed. Taiwan, just 50 miles of China coast, has been flashpoint in ties with Beijing, refusing to the role of use military force to gain control over the island. US bond law provide. US policy of the Chinese Taiwan is unchanged of today, Secretary State Marco Rubio said, who was traveling with Trump. यूएस की पॉलिसी अनचेंज्ड है, जैसा यूएस ताइवान के लिए पहले सोचता था, आज भी वही सोचता है। रूबियो सेड ट्रम्प ब्रॉट अप विद शी द इशू ऑफ हांगकांग मोस्ट वोकल चाइनीज क्रिटिक मीडिया टाइकून जेल फॉर लास्ट 20 ईयर। चाइना ने, लेकिन चाइना ने बोल दिया कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, आप इस चीज में भी मत आइए। मतलब बेसिकली चाइना किसी चीज के लिए भी ट्रम्प को उसने लेवरेज देने की कोशिश करी नहीं, कि वो देना ही नहीं चाहता था कि ट्रम्प किसी तरीका भी लेवरेज चाइना पे थोपे या उस पर अप्लाई करे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ, ट्रम्प की जितनी भी विजिट रही, क्यों हुई, क्या वो सोच के गया था, क्या उसने वो अचीव करा, चाइना ने क्या सोच रखा था, क्या चाइना ने अचीव करा, इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ। आशा करता हूं मैं आज आपको अपनी पूरी वीडियो में ये चीज समझा पाया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अकेडमी ऑफ जियोपॉलिटिक्स में जियोपॉलिटिक्स के सारे अपडेट्स देते हैं और उनकी इनसाइट्स भी बताते हैं, ऐसी इनसाइट्स जो शायद आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगी। आशा करता हूं अच्छे से आपको समझा पाया हूँ। करते हैं आज की वीडियो को खत्म, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।